सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 8 का चौथा अध्याय आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना। इसके माध्यम से हम ब्रिटिश शासन के अधीन आदिवासी जीवन से रूबरू होंगे। आदिवासी क्षेत्रों एवं उनके द्वारा की जाने वाली झूम कृषि व पशुपालन से रूबरू होंगे। आदिवासी मुखियाओं के जीवन में आए बदलावों के बारे में जानेंगे। इन वन कानूनों एवं उनके दुष्प्रभावों से अवगत होंगे। मजदूरों की समस्याओं से रूबरू होंगे और बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि अपने आसपास भी बहुत सारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जनजातीय लोग किसे कहते हैं, या कभी उनके बारे में कभी ऐसी उत्सुकता हुई कि मैं जानूं कि वे क्या है, क्यों कहा जाता है, क्या आचार विचार व्यवहार है, क्या मान्यताएं हैं, आपसे अलग है या नहीं है? हाँ या ना? हम कभी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जनजातीय लोग किसे कहा जाता है। सबसे पहला कि वे जो ब्राह्मणों द्वारा बताए गए रीति रिवाजों को नहीं मानते, आदिवासी लोग कहलाते हैं या जनजाति लोग कहलाते हैं। ये जंगलों से जुड़े हुए होते हैं एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से ही करते हैं। इनके समृद्ध रीति रिवाज होते हैं, रस्में एवं संस्कृति होती है और ये कबीलों में रहते हैं। इनकी अलग भाषा, पहनावा व खान पान की परंपराएं हैं। ये नवाचारों को शीघ्र स्वीकार नहीं करते। इनमें सामाजिक भेदभाव नहीं होता है, तो इन्हें कहा जाता है आदिवासी। और आप देख लीजिए, रंग बिरंगे कपड़े, पहनावा, संस्कृति नीचे चित्र में भी देख सकते हैं। और सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। देख लीजिए, बैगा जनजाति हमारे क्षेत्र में मौजूद, मध्य प्रदेश में भी है। इनके रीति रिवाज, संस्कृति, खान पान। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। मूल निवासी मतलब जो यहाँ पहले से रहते आ रहे हैं। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी लगभग 10 करोड़ आदिवासियों का हिस्सा है। संस्कृत ग्रंथों में इसे अत्विका भी कहा गया है। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन या पहाड़ पर रहने वाले लोग कहा है। और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है, जिन्हें हम आदिवासी या जनजाति लोगों के बारे में के रूप में जानते हैं। भारत में आदिवासियों को 2 वर्गों में अधिसूचित किया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। आदिवासी लोग अपने त्योहारों का पालन करते हैं, जिनका किसी भी धर्म के साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं है, अगर वे अपने आदिवासी रिवाज के अनुसार उनके बीच विवाह करते हैं। उनकी प्रथागत जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन का एक अपना तरीका है। और भारत की 114 मुख्य भाषाओं में से 22 भाषाओं को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। और इनमें हाल ही में शामिल की गई 2 भाषाएं हैं, संथाली और बोडो, जो मात्र आदिवासी भाषाएं हैं। आदिवासियों का अपना अलग धर्म है। ये प्रकृति पूजक है। लताओं, बेलों, वन, पर्वतों, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बाह्य संपर्कों में आने के फलस्वरूप इन्होंने हिंदू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। और अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में ये ईसाई बने, तो आज़ादी के बाद इनका हिंदूकरण के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। परंतु आज ये स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग धार्मिक कोड कोया पुनेम की मांग भी कर रहे हैं। देख लीजिए, विभिन्न जनजातियों के विभिन्न रूप, आप संस्कृति, धर्म, रहन सहन, पहनावा, ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं।
और समझ सकते हैं कि आदिवासियों का जीवन कितना रंगीन और खुशनुमा होता है और सभी लोगों से परे प्रकृति से जुड़ा होता है। अब देखते हैं दीकू कौन है। वे बाहरी व्यक्ति जो आदिवासी समाज का हिस्सा नहीं था, जैसे व्यापारी, महाजन और अंग्रेज, जिन्होंने आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और उनका आर्थिक शोषण किया, वे दीकू कहलाते थे। आइए देखते हैं कि जनजातीय समूह किस प्रकार का जीवन जीते थे। तो वे झूम खेती करते थे। झूम खेती से क्या तात्पर्य, इसे घुमंतू खेती भी कहा जाता है। झूम खेती में जंगलों में पेड़ों को काटकर साफ किया जाता था, उनमें आग लगा दी जाती थी, जला दिया जाता था, और जो राख थी, क्योंकि राख में क्या मौजूद होता है, पोटास, तो उसको मृदा के साथ मिलाया जाता था। फिर इसमें बीज बिखेर दिए जाते थे और उसमें कसरी की जाती थी, और जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता था और फिर आगे बढ़ जाते थे, मतलब अगले किसी क्षेत्र में जाकर के ये पेड़ों की कटाई, फिर आग जलाना, फिर राख को भूमि से मिलाना या मृदा से मिलाना, फिर बीजों का बिखराव करना, छिड़काव करना, इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते थे। कुछ जनजातीय समूह झूम खेती करते थे, इसे घुमंतू कृषि कहा जाता है। इस तरह की कृषि अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जमीन तक धूप आने के लिए पेड़ों की शाखाओं को काट देते थे, जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर राख बनाते व इस राख को मिट्टी में मिलाकर उपजाऊ बनाते, बीजों को बिखेर देते और फसल तैयार होने पर काटने के उपरांत भूमि को परती छोड़ देते और दूसरे स्थान पर जाकर फिर यही क्रिया दोहराते। इसे घुमंतू कृषि कहा जाता है। और हमारे देश के पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों में यह आज भी बहुतायत से की जाती है, और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भी इस कृषि का उपयोग करते हैं, जिसे घुमंतू कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेवड़ के नाम से जानते हैं। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम नहीं करते थे, वे खुद को जंगल की संतान मानते और वे केवल जंगल की उपज पर निर्भर रहते थे। बैगाओं के लिए मजदूरी करना एक अपमान की बात थी, इसलिए आरंभिक चित्र में हमने बैगा का फोटोज़ वगैरह बताई। जो वस्तुएं आसपास पैदा नहीं होती थी उसके लिए वे खरीद फरोख्त भी करते थे। व्यापारी सस्ते दामों पर वस्तुएं खरीदते थे और ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। महाजन भी ऊंची दरों पर कर्जा दिया करते थे, इसलिए वे इनको बाहरी शैतान व मुसीबतों की जड़ माना करते थे। आइए हम देखते हैं कि घुमंतू खेती की हानियां क्या थी। तो इसमें जंगलों को काटा जाता था, तो स्वाभाविक बात है वनों का ह्रास होता था। भूमि की देखभाल करने से उसमें काफ़ी समय फसल पैदा नहीं हो पाती थी। आदिवासी किसान एक जगह पर नहीं बस पाते थे और बार बार नए जगह पर वनों को काटकर खेती योग्य जमीन तैयार करने में अनावश्यक श्रम भी इन्हें करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस तरह से वनों को जलाने से हानि भी हो सकती थी बहुत ज़्यादा, और वायु प्रदूषण भी होता था। तो इस प्रकार ये घुमंतू खेती की कुछ हानियाँ थी। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो उड़ीसा में जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय जंगली पशुओं का शिकार करके और वन उपज को इकट्ठा करके गुजर बसर किया करते थे। खाना पकाने के लिए ये साल और महुआ के बीजों के तेलों का इस्तेमाल करते थे। ये स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल उपलब्ध कराते थे। आप भी जानते होंगे कुसुम और पलाश के फूल होली के समय आते हैं, लाल कलर के दिखाई देते हैं। मध्य भारत के बैगा समुदाय वनों के बाहर काम करने से कतराते थे और वे औरों के लिए काम नहीं करते थे। बैगा समुदाय खुद को जंगल की संतान मानते थे और मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी या गुलामी करने जैसी बात थी। अब देखते हैं शिकारी संग्राहक थे। कुछ इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वनों का उत्पादन संग्रहण करके जीवन यापन करते थे। जैसे उड़ीसा के खोंड समुदाय टोलियाँ बनाकर शिकार करते थे और जंगलों से मिले फल और जड़ें खाया करते थे। खाना पकाने के लिए साल महुआ के बीजों का प्रयोग करते थे। जंगलों से इकट्ठा चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेचा करते थे
और सबसे बड़ी बात, ये लोग वस्तु विनिमय पद्धति मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे, और वे निर्माण कार्य, बोझा ढोना, खेतों में कार्य आदि से भी अपने जीवन यापन करते थे। परंतु बैगा समुदाय ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो आइए, कुछ आदिवासी जानवर पालते थे या पशुपालक थे। पंजाब के वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय ये गाय और भैंसे पाला करते थे। कुल्लू के गद्द समुदाय गडरिये पाला करते थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पाला करते थे। गुज्जर बकरवाल देख सकते हैं आप चित्र में भी। पशुपालक के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समूह जानवरों को पालकर जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में जाते थे। पंजाब के वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाडी गाय भैंस पाला करते थे। कुल्लू के गड्डी सेफर्डी, कश्मीर के बकरवाल भेड़ बकरियां पाला करते थे, और वे मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जैसे हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो रही हो तो वो नीचे तराई के क्षेत्र में अपने जानवरों के साथ आ जाया करते थे। फिर जब वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही होती थी ग्रीष्म ऋतु में और ग्रीन लस ग्रास उगती थी तो अपने जानवरों को लेकर ऊपर की तरफ पलायन करते थे। ऐसी राजस्थान में जब बारिश गर्मी के सीज़न में पानी नहीं गिरता है तो वो अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में अपने जानवरों के साथ आते हैं, और जब बारिश का सीज़न होता है तो वे अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। तो ये पशुपालक लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। अब कुछ लोग एक जगह रह कर के खेती भी किया करते थे। बहुत सारे जनजातीय समुदाय एक जगह रहकर खेती करते थे। स्थायी खेती से उनको जमीन पर मालिकाना हक भी मिल रहा था। ज़्यादातर पूरी जमीन पर कबीले का अधिकार होता था। जैसे आज भी नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड मतलब नागाओं की जगह, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, इसका क्या मतलब है कि गारो लोगों की ज़मीन, खासी लोगों की ज़मीन, जयंतिया लोगों की ज़मीन। तो इस प्रकार से आज भी वहाँ पे नाम जाने जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ज़मीन किसकी हुआ करती थी, समुदाय की या पूरे कबीले की हुआ करती थी। गोंड और संथाल समुदाय एक जगह टिककर खेती करते थे, और अंग्रेजों को ये अन्य घुमंतु समुदाय की बजाय अधिक सभ्य दिखाई देते थे, और जंगलों में रहने वाले लोगों को अंग्रेज जंगली और बर्बर मानते थे। और मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है, और संथाल लोग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में रहते थे। अब देख लीजिए स्थायी कृषि। 19वीं सदी से पहले ही कुछ समुदाय एक जगह रहकर कृषि करने लगे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी और सबका बराबरी का हक होता था। फिर भी कुछ लोगों ने ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लेती थी, ताकत जुटा ली थी, और वे क्या बन गए थे, मुखिया बन गए थे। मुखिया खुद खेती करने की बजाय जमीन को बटाई पर दिया करते थे, और अंग्रेजों को घुमंतु एवं शिकारी संग्राहक की बजाय गोंड और संथाल समुदाय अधिक सभ्य दिखाई देते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ स्थायी कृषि करने के चित्र, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो। अब इन औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। मतलब पूरे तरीके से ही बदलाव आए, सब इनके जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव आए। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी मुखिया वनों में अपना प्रभाव रखते थे। वे आर्थिक रूप से सक्षम थे। साथ ही वन प्रबंधन, पुलिस और नियमों का संचालन उनकी मर्जी से होता था। अंग्रेजों ने मुखियाओं के प्रशासनिक अधिकार छीन लिए थे। जमीन पर उनका हक बना रहा, परंतु निर्माण अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। मुखियाओं को अब कंपनी को नजराने देने पड़ते थे और परंपरागत ताकत उनके पास नहीं रही। अब वे मात्र कंपनी के प्रतिनिधि जैसे रहने लगे। तो देख लीजिए, अपने इलाकों में आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास ज़्यादा आर्थिक ताकत थी
और वे इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह इनकी अपनी पुलिस भी होती थी और जमीन एवं प्रबंधन के नियम ये खुद बनाया करते थे। परंतु ब्रिटिश शासन के आने के बाद, वनाधिकार नियमों के बाद या और भी अन्य नियमों के बाद क्या हो गया, इनके जीवन में काफी परिवर्तन हुए। सबसे पहला क्या हुआ कि उन्हें कई गांवों का मालिकाना हक मिला था, परंतु उनकी शासकीय शक्तियां छीन चुकी थी। दूसरा, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। तीसरा, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, गिफ्ट देना पड़ता था। चौथा, उन्हें अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर अपने समूह को अनुशासन में रखना पड़ता था। और पांचवा, उनकी ताकत खत्म हो गई और वे परंपरागत कार्य को करने से लाचार हो गए थे। तो ये था आदिवासियों के जीवन पर कुप्रभाव। अब देखते हैं घुमंतू काश्तकारों के साथ क्या हुआ। तो एक्चुअली अंग्रेज क्या चाहते थे कि घुमंतू काश्तकार एक जगह टिक कर खेती करे, जिससे उनसे प्रॉपर राजस्व वसूला जा सके, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजस्व वसूल करना। और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ना तो उनकी काउंटिंग सही तरीके से हो पाती थी और ना ही उनसे टैक्स वसूली आसान हो सकती थी, क्योंकि हो सकता है वो कभी इस गांव में हो, कभी उस गांव में हो, कभी अंग्रेजों को बोल दे हमारी गिनती वहाँ हो गई, कभी बोल दे यहाँ हो गई, हमने वहाँ टैक्स दे दिया। तो इस प्रकार अंग्रेजों को नुकसान था। तो वो चाहते थे कि ये लोग एक जगह टिक करके खेती करें। तो परंतु घुमंतू काश्तकारों की अपनी समस्याएं थी। कम पानी, सूखी मिट्टी वाले इलाकों में हलों से खेती करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सूखी मिट्टी वाले इलाकों में खेती करने पर उपज नहीं मिल पाती थी और आदिवासी समुदाय परंपरागत अर्थात झूम खेती करना चाहते थे और झूम खेती एक जगह पर नहीं हो सकती थी। व्यापक विरोध के कारण कंपनी ने आखिर वनवासियों को झूम खेती करने की छूट प्रदान कर दी और आज भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, मध्य भारत में क्या होती है, झूम खेती की जाती है या घुमंतू खेती की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर ये संभव ही नहीं था कि झूम खेती न की जाए। अब देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। चूंकि आदिवासियों का जीवन वनों पर ही निर्भर था, हम पहले ही देख चुके हैं, वे वनों पर आश्रित रहते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही करते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वन कानूनों ने आदिवासियों के जीवन को झकझोर कर रख दिया, काफी प्रभावित किया। अंग्रेजों ने वनों पर नियंत्रण स्थापित कर जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। इन जंगलों में आदिवासियों को स्वतंत्र घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति नहीं दी और आदिवासियों पर प्रतिबंध लगाने और अंग्रेजों के सामने मजदूरों की समस्या पैदा हुई। तो रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को लाने के लिए मजदूर मिलना भी कठिन हो गया था और अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे शहद, औषधियाँ, फल आदि की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। तो देख लीजिए, एक्चुअली वन कानून और उनके प्रभाव ने बहुत बुरी तरीके से ही आदिवासी जीवन को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया और उन्हें आरक्षित वन, वर्गीकृत वन एवं ग्राम वन में विभक्त कर दिया। आरक्षित वनों में अंग्रेजों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल फूल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने एवं पशुओं को चराने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। अतः झूम काश्तकार, शिकारी एवं संग्राहकों का जीवन दुभर हो गया। दुभर हो गया मतलब कष्टों से भर गया और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ा। वन विभाग ने मजदूरी की समस्या को दूर करने के लिए वन ग्राम बसा दिए। यहाँ के लोग रेलवे के लिए स्लीपर्स की कटाई एवं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते थे और जंगलों की देखभाल भी किया करते थे। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया एवं बगावत कर दी। 1908 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में एवं 1930 के दशक के महत्व में इस प्रांत, मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इसमें महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि लोगों ने इसका विरोध किया था। झारखंड के हजारीबाग के आसपास के निवासी संथाल समुदाय रेशम के कीड़े पाला करते थे। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता था, शायद आप जानते होंगे। और आदिवासियों से बिचौलिए कम कीमत पर रेशम की कृमि को खरीदकर व्यापारियों को बेचा करते थे और इस प्रकार आदिवासी व्यापारियों को अपना शत्रु मानते थे। मैं आपको बता दूं कि ये 1000 कोकून्स
3 या 4 रुपए में खरीदा करते थे आदिवासी क्षेत्रों से, और वर्धमान और गया और कोलकाता के अन्य शहरों क्षेत्रों में ले जा करके 15 से 20 रुपया में बेचा करते थे। तो मतलब देखिए, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आदिवासी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको प्रति हजार कोकून पर मात्र 3 या 4 रुपए दिया करते थे, और खुद व्यापारी वर्ग कितने रुपए कमाया करता था? 20 रुपया में बेचा करता था। तो 3 गुना 4 गुना फायदा किसको हुआ करता था? व्यापारियों को हुआ करता था, महाजनों को हुआ करता था। इसलिए आदिवासी इन्हें अपना शत्रु माना करते थे, क्योंकि सारा काम कौन किया करते थे? आदिवासी। और ये महाजन और व्यापारी क्या किया करते थे? केवल लूटमार का धंधा। और आज भी वही चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये व्यापारी लोग अगर ईमानदारी से कार्य करे तो वो व्यक्ति व्यापार ही नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए, आदिवासियों को असम के चाय बागानों और बिहार के कोयला खदानों में काम करने हेतु भर्ती किया जाने लगा। ठेकेदार इन आदिवासियों को कम वेतन देते थे, साथ ही उन्हें घर लौटने नहीं देते थे, और इस प्रकार आदिवासियों का ठेकेदार भी क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। इसी वजह से कुछ मुख्य आदिवासी आंदोलन हुए। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, 1906 में सोंग्राम संगमा का असम में विद्रोह हुआ, 1910 में बस्तर विद्रोह मध्य भारत में, 1930 में वन सत्याग्रह मध्य भारत में, और 1940 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। अब आइए देखते हैं कैसे ही जो इस अध्याय का प्रारंभ होता है हमारा बिरसा मुंडा से। तो हम बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि मुंडा विद्रोह के प्रणेता या उसको आगे ले जाने वाले क्रांतिकारी बिगुल फूकने वाले बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा झारखंड में छोटा नागपुर के जंग, छोटा नागपुर मतलब ये एक पठारी क्षेत्र है, पूरे पठार का नाम छोटा नागपुर है, किसी शहर का नाम नहीं है, कि जंगलों में गांवों में घूमते हुए पाया गया। उसके पास चमत्कारिक शक्तियाँ थी। चमत्कारिक शक्तियाँ मतलब मिराकल पावर। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था, और बिरसा ने खुद ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के उन लोगों को दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ ही समय में हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और उसे भगवान मानने लगे। बिरसा मुंडा जनजातीय समूह से था एवं उसके समर्थक संथाल एवं उराव भी थे। ये सभी अंग्रेजी शासन के कारण हो रहे बदलाव से बेचैन थे और उनकी जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी, जैसा कि हम पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं, और आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। ये कैसे? देख लीजिए, बिरसा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में हुआ था। उसके पिता गरीब बटाईदार थे। उसका बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते व अखाड़ों में नाचते गाते गुजरा था। उसकी परवरिश बोहोंडा के जंगलों में हुई। उसके पिता काम की तलाश में भटकते रहते थे। बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी थी। वह समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। वे ऐसे स्वर्णयुग की बातें करते थे जहां मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उन्हें परंपरागत अधिकार बहाल होंगे और वे खुद के इलाके में उनको मूल निवासियों का वंशज मानते थे। वह अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में छोटा नागपुर के एक मुंडा परिवार में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन मिशनरी स्कूल और वैष्णव धर्म प्रचार के संपर्क में आए थे। बिरसा ने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदारों का विरोध किया क्योंकि वे उन्हें बाहर का मानते थे, दीकू मानते थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मुंडा जीवन की शैली को नष्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि बिरसा की नज़रों में स्वर्णयुग क्या था। बिरसा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन और जादू टोनों में विश्वास न करें। बिरसा ने स्वर्णयुग को पुनर्जीवित करने हेतु आह्वान किया कि अतीत को याद करें जब वे तटबंध बनाते थे, झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे, ईमानदारी से खेती करते थे
और अपने रिश्तेदारों का खून नहीं बहाया करते थे। बिरसा मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे और सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो इसे बिरसा का स्वर्ण युग कहा जाता है। देख लीजिए, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प ले। स्वर्ण युग या सतयुग, जब वे अपना अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और अपने बिरादरी व रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, ईमानदारी से जीवन जीते थे। बिरसा इसे पुनः लाना चाहते थे, जिसे सतयुग या स्वर्णयुग कहा गया है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार मतलब ब्रिटिश के खिलाफ था। उनको बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन इन सभी दीकुओं को शत्रु मानता था, जिन्होंने उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट किया और उनकी संस्कृति की आलोचना की, उनकी जमीन छीनी। आंदोलन फैला तो 1895 में बिरसा को 2 साल की जेल हुई। 1897 में बाहर निकलकर सफ़ेद झंडे के तले आंदोलन शुरू किया। दीकुओं की संपत्तियां और चीनी और यूरोपीय सत्ता को निशाना बनाया और 1909 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई थी। तो देख लीजिए किस तरह हुआ बिरसा का अंत। 1895 में उसको गिरफ्तार किया गया, हालांकि 1897 में छोड़ दिया गया। उसने पुनः अपना आंदोलन को तेज किया और 1900 में हैजे के कारण बिरसा की मृत्यु हो गई थी। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। एक्चुअली दीकू कौन थे? हिंदू लोग, महाजन लोग, मिशनरी लोग, ये सब जिनकी वजह से आदिवासी जीवन की परंपराएं, संस्कृति नष्ट हुई, वो सब दीकू कहलाते थे। तो ये लोग, आदिवासी लोग, इनसे गुस्सा होने के क्या कारण थे? तो देखिए, अंग्रेजों की भूनीतियाँ आदिवासियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और हम देख चुके हैं कि वन नीतियों के जरिए उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। हिंदू भूस्वामी और महाजन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे, कर्ज तो दे रहे थे लेकिन उनको परेशान कर रहे थे। मिशनरी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर उतारू थे, आज भी हम देखते हैं। और अंग्रेजों के वन कानूनों ने आदिवासियों को अपने ही घर अर्थात जंगलों से बाहर कर दिया था और जंगलों में आदिवासियों को स्वतंत्र घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन वजहों से, क्योंकि उनकी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, यहाँ तक कि उनके जीवन पर भी इन लोगों की वजह से कुप्रभाव पड़ा, इसीलिए वो इनसे गुस्सा हुआ करते थे। तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ देख लीजिए। डोंगरिया कंध कबीला उड़ीसा में, और डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियों से पत्तले और डोने वगैरह बनाते हैं। निशी समुदाय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर में मणिपुरी, नागालैंड में नागा, असम में विभिन्न अहोम समुदाय और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मध्य प्रदेश में तो आप देखते ही हैं कि भील, उरांव, कोरकू, गोंड और भी बहुत सारी जनजातियाँ। और उत्तराखंड में भोटिया, राजस्थान में सहरिया और ऐसे ही दक्षिण भारत में भी कई प्रमुख जनजातियाँ हैं जो लगभग 8.6% मतलब 10 करोड़ के लगभग लोग जनजातीय समुदाय के हैं। और देख लीजिए इस मानचित्र में और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। नागालैंड में नागा, असम में अहोम, कचारीस, खासी, गारो, जयंतिया, मेघालय में नीसी, अरुणाचल प्रदेश में मुंडा, उरांव, संथाल, चेरिये, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में गोंड, बैगा, खोंड, कोया, ये गोंडवाना क्षेत्र में
भील, कोली, ये कहाँ, गुजरात में कोली, जटवास, भील, राजस्थान में भी देख लीजिए अरुगुन, लंगा, खोखर, गखर, बलूची, ये पाकिस्तानी क्षेत्र में और सिंध क्षेत्र में, और कोरगा, वेतार, बंदगास, मारवाड़, बैरा आदि दक्षिण भारत में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भूभागों में आदिवासी जनजातीय समुदाय रहते हैं। तो ये था बेटा आदिवासी, दीकू और बिरसा मुंडा की स्वर्ण युग की कल्पना। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर है जिसे आप अवश्य करें। जैसे जनजाति शब्द से क्या आशय है, स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, वन कानूनों का क्या दुष्प्रभाव हुआ या प्रभाव पड़ा, वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया था, स्वर्ण युग से क्या आशय है, और बिरसा मुंडा कौन थे। और कुछ आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कीजिए कि वन कानूनों का आदिवासी मुखियाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, और बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन कैसे फैलाया। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।